क्लास 8 बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आपके हिंदी में महान व्यक्तित्व का 15 पाठ जो है टीपू सुल्तान, आज इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे कि टीपू सुल्तान कौन था और इसने क्या किया। तो चलिए हम लोग इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता मैसूर के शासक थे। कुछ लोग समझते हैं कि हैदर अली मैसूर का राजा था। यह बात नहीं है। हैदर अली ने अपने को कभी राजा नहीं बनाया। मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद उसने उनके छोटे पुत्र को, जिसकी अवस्था 3-4 वर्ष की थी, राजा घोषित कर दिया और उन्हीं के नाम पर सब कामकाज करता रहा। उसने धीरे धीरे मैसूर राज्य की सीमा बढ़ा ली थी। कुछ पढ़ा लिखा न होने पर उसको सेना संबंधी अच्छा ज्ञान था। उसका सहायक खांडेराव एक महाराष्ट्री था। टीपू जब 30 साल के हुए तो हैदर अली की मृत्यु हो गई। युद्ध तथा शासन का तब तक उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान हो गया था। तो इस समय भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य फैला रही थी। हैदर अली कई बार कंपनी से लड़े थे, जिसके कारण टीपू को अंग्रेज़ों से लड़ने के रंग ढंग की जानकारी हो गई थी। इस युद्ध में टीपू ने नए ढंग के आक्रमण का तरीका निकाला। वे एकाएक बहुत ज़ोरों से बिजली की भांति आक्रमण करते थे और शत्रु के पैर उखड़ जाते। हैदर अली स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु टीपू की शिक्षा की उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी थी। अतः टीपू शिक्षित भी थे और घुड़सवारी से भी निपुण थे। जिस समय टीपू को पिता की मृत्यु का समाचार मिला, वह भारत के पश्चिमी मालाबार में अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। उन्हें लड़ाई छोड़ना ही उचित समझा। वहाँ सभी दरबारियों तथा मंत्रियों ने इनको ही सहायता दी और टीपू को मैसूर की बड़ी सेना का सेनापति बनाया। इसके बाद उन्हें अंग्रेज़ों ने लड़ाई लड़ने का प्रबंध करना था। अंग्रेज़ों ने मराठों से संधि कर ली और टीपू पर आक्रमण किया। इस लड़ाई में टीपू ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। टीपू ने अपनी सहायता के लिए कुछ फ्रेंच सिपाही भी रखे, जो उन दिनों भारत में थे। अंग्रेज़ों ने टीपू से संधि की प्रार्थना की। इस संधि की बातें इसलिए की थी कि उन्हें स्वयं की शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ समय मिल जाए, जिससे कि वे टीपू को पराजित कर सकें। तो इस संधि से टीपू निश्चित हो गए, जिससे वे अंग्रेज़ों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा। फ्रेंच सैनिकों ने भी टीपू के इस विचार का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने टीपू को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काया भी था। तो उन लोगों का विचार था कि यदि अवसर मिले तो टीपू की सहायता से अंग्रेज़ों को भारत के दक्षिण में से निकालकर स्वयं वहीं राज्य करे। इन बातों से टीपू का उत्साह बढ़ गया। टीपू ने फ्रांस से कुछ सहायता पाने की आशा की। कुछ जगह पत्र भी लिखा।
उसका यही अभिप्राय था कि अंग्रेज को भारतवर्ष से निकाल दिया जाए। अंग्रेज़ों की इस बात का पता लग गया और उन्होंने टीपू को समय देना उचित न समझा। उन्होंने टीपू के विरुद्ध सेना भेज दी। इस बार अंग्रेज़ों और टीपू के बीच कई बार घमासान लड़ाई हुई और अंत में टीपू घिर गया। कुछ दिनों के बाद टीपू लड़ते हुए मारे गए। टीपू को विजय प्राप्त नहीं हुई, यह उनका दुर्भाग्य था, किंतु यदि उन्हें सचमुच सहायता मिली होती तो अंग्रेज़ों का राज्य भारतवर्ष का शायद दृढ़ न हो पाता। हमारे देश का इतिहास बदल गया होता। यदि वह अंग्रेज़ों से संधि कर लेता तो उन्हें कोई कठिनाई न होती, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी कारण अंग्रेज़ भी उनका नाश करने पर तुल गए। टीपू ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए थे। उस समय वहाँ ऐसी प्रथा थी कि एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर सकती थी। यह प्रथा उन्होंने बंद कर दी और नियम बनाया कि जो ऐसा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। वे स्वयं शराब नहीं पीते थे और उनके राज्य में शराब पीना अपराध था। उनके पढ़ने लिखने में रुचि थी और उनका निजी पुस्तकालय था। उन दिनों पुस्तकालय बनाना कठिन था क्योंकि छापाखाना नहीं था और हाथ से लिखी पुस्तकें ही मिलती थी। उन पुस्तकों से पता चलता है कि साहित्य के साथ साथ टीपू की कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला में भी रुचि थी। टीपू का जीवन आमोद प्रमोद में नहीं बीतता था। सवेरे से संध्या तक वे परिश्रम करते थे और चाहते थे कि दूसरे भी इसी प्रकार राज्य का कामकाज करें। उन्होंने तिथियां, सूर्य, वर्षों के अनुसार चलाई थी। युद्ध कला पर उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। उनकी स्पष्ट आज्ञा थी कि युद्ध के पश्चात लूट-मार में स्त्रियों को कोई न छुए। अपनी माता का वे बहुत सम्मान करते थे और सदा उनकी आज्ञा का पालन करते थे। टीपू ने अपने पिता के सम्मुख युवावस्था में लिखकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूँगा, धोखा किसी को नहीं दूंगा, चोरी नहीं करूँगा और जीवन के अंत तक उन्होंने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। टीपू हिंदू मुस्लिम मेल जोल के पक्षपाती थे। उनकी सेना में तथा मंत्रिमंडल में सभी धर्मों के अनुयायी थे। हाँ, धोखा देने वालों के साथ उनका व्यवहार कठोर होता था और उन्हें वे दंड देते थे। टीपू वीर थे जिन्होंने अपने देश को विदेशियों के चंगुल से छुड़ाने का कठिन प्रयत्न किया। उन्हें सफलता नहीं मिली, किंतु उनके महान होने में कोई संदेह नहीं था। तो ये हुआ टीपू सुल्तान के बारे में। अब हम आप लोगों को टीपू सुल्तान में, ये तो हमारी कहानी छोटी सी थी, समाप्त हो गई। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनको आपको बता देते हैं कि इसमें क्या प्रश्न है। तो पहला है कि टीपू सुल्तान कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ। तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था, उसका जन्म मैसूर में हुआ। दूसरा है, टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कौन कौन से सुधार किए। तो टीपू ने एक स्त्री के कई लोगों से विवाह करने की प्रथा बंद की का नियम बनाया और जो ऐसा करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसने शराब पर रोक लगाई। टीपू के किन किन विषयों की पुस्तक लिखी। टीपू ने कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला की पुस्तकें लिखी। टीपू ने अपने पिता
के समक्ष क्या प्रतिज्ञा की थी? टीपू ने अपने पिता के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को धोखा नहीं दूँगा और चोरी नहीं करूँगा। यह टीपू ने प्रतिज्ञा की थी। तो ये तो हुआ आपका टीपू सुल्तान की कहानी। और अब इस कहानी का सारांश भी आपको बता दें कि कैसे लिखना है। टीपू का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम हैदर अली था। इनके पिता मैसूर के शासक थे। उन्होंने मैसूर राज्य की सीमा को काफ़ी विस्तृत किया। टीपू सुल्तान की अवस्था जब 30 वर्ष की थी तो हैदर अली की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। मैसूर का शासक बना। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था। अंग्रेज़ों ने मराठों से संधि कर टीपू पर आक्रमण कर दिया और टीपू ने अपनी सेना को सुदृढ़ नहीं किया। टीपू की हार हुई और युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ। अंग्रेज एवं मराठा सैनिकों ने इनके खजानों को लूट लिया। टीपू सुल्तान महान और कुशल शासक और देशभक्त था। उसके राज्य में कोई शराब नहीं पी सकता था तथा राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हिंदुओं के प्रति टीपू सुल्तान सहिष्णु था और देशभक्ति प्राणों से भी प्रिय थी उसको। तो ये आपका हुआ टीपू सुल्तान की कहानी। इसको आप लोगों को बताया, इस कहानी का सारांश आप लोगों को बता दिया। और इसी के साथ आप लोगों को हिंदी का भी क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। तो हिंदी के में भी हमारा जो है वो 16वां पाठ ही चलेगा। तो 16 पाठ में हमारे क्या दिया हुआ है? तो ये कहानी जो है टीपू सुल्तान, ये बहुत ही छोटी सी कहानी है, इसको आप लोगों को बता दिए हैं। और अब आप लोगों का है पाठ 15। पाठ 15 में है एक स्त्री का पत्र। तो एक स्त्री का पत्र जो है, इस कहानी को आप लोगों को पहले बता दें और फिर इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। तो इसमें दिया है कि यह मृणाल परिवार की मझली बहू का लिखा पत्र है। वह सुंदर थी और बुद्धि से तेज थी। वह जिसका साधारण छिपकर साधारण सी कविताएं लिखती थी, जो रीति रिवाज के बंधनों से मुक्त थी। वह 12 साल की आयु में बहू बनकर आई और शादी को 15 साल हो गए थे। अपनी नन्ही बेटी के मर जाने से वह माँ कहलाने का सुख न पा सकी। ससुराल के घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। उसे गाय भैंस की सानी पानी में जीवन बिताना ही पसंद था। जेठानी की छोटी बहन माँ के मरने पर अनाथ होने पर बहन के पास आ गई, लेकिन उस असुंदर गरीब अनाथ लड़की के साथ रूखा व्यवहार देखकर मंझली बहू उसे अपने पास रख लिया। बिंदु मंझली बहू से बहुत प्यार करती थी। परिवार वालों की जलन होती थी कि अनाथ बिंदु पर चोरी और चक हो जाने पर दोष लगाए गए। अंत में एक पागल लड़के से उसकी शादी कर दी गई। बेरहम सास और पागल पति से छुटकारा पाकर बिंदु गौशाला में आकर मंझली बहू
को सोती मिली। असलियत मालूम होने पर मंझली बहू ने उसे प्यार दिया और ढाढ़स बंधवाया, लेकिन घर वालों ने उसे झूठा बताया और ससुराल वालों को दोबारा आने पर उसे फिर ससुराल भेज दिया। मंझली बहू बिंदु को न रोक सकी। मंझली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ करने गई। अपने भाई को तीर्थ के लिए बिंदु को देखकर मंझली बहू ने बताया कि बिंदु ने आत्महत्या की। वह सुनकर मंझली बहू विरक्त हो गई, वापस अपनी गृहस्थी में नहीं लौटी। उसने मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर अपने भरोसे विरक्त जीवन बिताने का निश्चय किया। घर वालों के आश्रय से मुक्त होकर एक स्त्री मृणाल मंझली बहू का पत्र। तो ये था मंझली बहू का पत्र। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। बिंदु को लेकर मंझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? तो उत्तर है, बिंदु एक अनाथ लड़की थी। घर वाले उसके साथ रूखा व्यवहार करते थे और उसे अपने लिए बोझ समझते थे। फिर दूसरा है, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? बिंदु का विवाह धोखे से पागल लड़के के साथ कर दिया गया। बिंदु को दोबारा बुलात ससुराल भेजने का क्या परिणाम मिला? बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर है, मंझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया? मंझली बहू ने पत्र के अंत में मीराबाई की तरह सारे बंधन तोड़कर विरक्त जीवन बिताने का निश्चय किया। फिर कथन का भाव। कविताएं तो थी मामूली, लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। भाव है, कविताओं में गृहस्थ की रीति रिवाज के विरुद्ध आंतरिक विचार प्रकट होते थे। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न मिला। मंझली बहू की नन्ही सी बच्ची मर गई थी। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। मंझली बहू घर छोड़कर तीर्थ करने चली गई थी। मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। मंझली बहू ने विरक्त होकर जीवन बिताने का निश्चय किया, क्योंकि गृहस्थी के झमेले ने उसे झकझोर कर रख दिया था। दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। चैन की सांस लेना, आराम अनुभव करना। बिंदु को मंझली बहू के पास भेजकर जेठानी ने चैन की सांस ली। फूटी आँख न सुहाना, अच्छा न लगना। मंझली बहू का बिंदु के प्रति प्यार घर वालों को फूटी आँख नहीं सुहाता था। सीने पर सांप लौटना, बहुत दुख अनुभव करना। बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मंझली बहू के सीने पर सांप लौट गया। वाक्य प्रयोग। बिंदु की आत्महत्या की खबर सुनकर मंझली बहू ने सोने पर सांप लौटने का काम किया। दूरवाद प्रकार सु, जैसे उपसर्ग कुमार तो सुकुमार हो जाएगा, प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध हो जाएगा, गम सुगम हो जाएगा, लभ सुलभ हो जाएगा। आज 15 साल हुए हैं। 21 लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और दूसरा गीता का दूसरा अध्याय संख्या योग है। तो ये आपका था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, इस कहानी को हम लोगों ने पढ़ा और इसका क्वेश्चन आंसर भी बताया। अब इसी के साथ आपको एक कहानी और है, राजा राम मोहन राय। इस कहानी को भी आज पढ़ा दे रहे हैं, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो हैं, यह शमशान घाट पर
चिता सजाई जा चुकी थी। एक स्त्री जिसका पति का निधन हो गया था उस चिता पर जीवित जलने के लिए तैयार की जा रही थी। उस स्त्री के देवर ने उपस्थित लोगों का विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। उसने कहा, यह कहीं की समझदारी है कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी जीवित चिता पर जला दी जाए, या आप लोगों दोबारा जलने के लिए मजबूर कर दी जाए। यह कुरीति है, अन्याय है और सरासर अत्याचार है। पर उस युवक की किसी ने न सुनी। अतः वही हुआ जो समाज चाहता था। स्त्री चिता पर कूद पड़ी और जीवित जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया। यहीं से इस युवक ने इस कुरीति को समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। यह दृढ़ निश्चयी, साहसी और समाज सुधारक युवक राजा राममोहन राय थे। राजा राममोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही बंगाल भाषा में हुई। बाद में एक मौलवी साहब द्वारा भी उन्हें शिक्षा दी गई। इनकी माँ संस्कृत की विदुषी थी। राजा राममोहन राय ने पटना में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी में इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी मन लगाकर पढ़ा। इन पर एक तरफ सूफी मत का प्रभाव था तो दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों का प्रभाव। इनका व्यक्तित्व उदारवादी विचारों से ओतप्रोत हो गया। बीच में कुछ समय के लिए राममोहन राय तिब्बत भी गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इन्होंने जैन धर्म और उसके कल्पसूत्र का भी अध्ययन किया। पिता को बुलावे पर ये तिब्बत वापस आए। थोड़े दिन बाद इनका विवाह कर दिया गया। पारिवारिक जीवन के निर्वाह के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में अधीन क्लर्क का पद पर नौकरी कर ली। अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर ये दीवान जैसे उच्च पद पर पहुंच गए। नौकरी में रहते हुए ही इन्होंने अंग्रेजी, लैटिन व ग्रीक आदि भाषाओं की अच्छी जानकारी सीख ली। राममोहन राय की आयु 40 वर्ष की थी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने कोलकाता में एक कोठी खरीदी और वहीं से समाज सेवा के कार्य करते रहे। राजा राममोहन राय उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर आत्मीय सभा बनाई। इनका प्रमुख उद्देश्य इसका प्रचार करना था, ईश्वर एक है। पर उनके इस कथन से कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए। उनके विरुद्ध तर्क वितर्क करते थे। राममोहन राय उनकी शंकाओं के समाधान के लिए लेख लिखते और उदारवादी दृष्टिकोण के प्रति उन्हें सहमत करते। राममोहन राय ने ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसमें भी धर्मों की अच्छी व उदार बातों का समावेश किया गया था। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी बंगला साप्ताहिक पत्र पत्रिका प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1882 ईस्वी में फारसी के मीरा ए तुल अखबार भी प्रकाशित किया। ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की भारतीयों के लिए लाभकारी है। उन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। स्वतंत्र प्रेमी राजा राममोहन राय की राजनीति का आधारभूत सिद्धांत उनका यह था कि शासन की क्षमता भारतीयों में किसी में से कम नहीं है।
उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए आंदोलन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध शिकायत लेकर राममोहन राय 8 अप्रैल 1831 ईस्वी को इंग्लैंड पहुंचे। यहीं से वे फ्रांस की राजधानी पेरिस गए। वे फिर इंग्लैंड वापस आए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। इंग्लैंड में ब्रिस्टल नगर में 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ब्रिस्टल नगर में आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। तो भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राममोहन राय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय धर्म और सभ्यता को अंधविश्वासों से मुक्त कराने का प्रयास किया। उनका कहना था कि मैं केवल अंधविश्वासों की आलोचना करता हूँ, न कि धर्म की। फिर है राजा की उपाधि कैसे उनको मिली। राजा राममोहन राय के समय मुगल शासक कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं थे। उसने राममोहन राय की अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास भेजा। इसी अवसर पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राधानगर गांव में हुआ था। पिता रमाकांत थे और माता तरनी देवी थी और मृत्यु उनकी 27 सितंबर 1823 ईस्वी को इंग्लैंड में हुई। राजा राममोहन राय ने समाज सुधार संबंधी कार्य किए। सती प्रथा का विरोध किया, अंधविश्वासों का विरोध किया, बहुपति विवाह का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया और विधवाओं का पुनर्विवाह किया। पुत्रियों और पिता की संपत्ति का भाग धार्मिक सुधार किया। स्त्री पुरुष की बराबरी के अधिकार इन्होंने दिलवाए। तो इस प्रकार राजा राममोहन राय। अब आप लोगों को हिंदी का भी सोना पाठ का सारांश बता देते हैं। लेखिका ने हिरण के पालने का निश्चय किया था, परंतु एक परिचित से प्राप्त अनाथ हिरण शासक को पालना पड़ा। उसने इसका नाम सोना रखा था। सोना लेखिका के पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख गई। दूध पीकर और चने खाकर वह छात्रावास में जाकर उछल कूद भी करती थी। लेखिका खाना खाने के समय वह सटकर खड़ी रहती थी। उस छोटे से बच्चे अधिक प्रिय थे। लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन में वह उसके सिर के ऊपर से छलांग लगा देती थी। सोना हिलमिल गई थी। 1 वर्ष बाद हिरनी बन जाने पर सोना की आंखों में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया। एक दिन सोना ने फ्लोरा को अपने 4 बच्चों के साथ विस्मय से देखा। फ्लोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। आंखें खुलने पर पिल्ले भी सोना के पीछे चौकड़ी भरने लगते थे। गर्मी के दिनों में लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर गईं। पालतू जीवों में केवल फ्लोरा को साथ लेके गईं। छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के अभाव में सोना जो है फ्लोरा में सोना का अस्थिर हो गई, कोई उसका शिकार न कर ले। इस आशंका से माली ने उसे रस्सियों में बांध दिया। एक दिन सोना जोर से उछली और रस्सी में बंधे होने के कारण मुंह के बल गिरकर मर गई। फिर इसका क्वेश्चन है आपका, अपने आसपास के पालतू जानवरों के विषय में विद्यार्थी स्वयं लिखें। फिर दूसरा है, उसका आंसर है हाँ, मेरा एक पालतू कुत्ता है लियो। जब मैं विद्यालय से लौटकर आता हूँ तो वह दौड़कर
मेरे पास आ जाता है, मुझे लिपट जाता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति मुझे डांट कर बातें कर ले तो वह उस पर भौंकने लगता है। उसका यह स्नेहपूर्ण व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी एक ही आदत बुरी है, वह रात को सोफ़े पर आकर सो जाता है, जबकि उसके लिए एक अलग कमरा और बिस्तर है, लेकिन वह वहाँ कभी नहीं सोता। फिर है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसको देखिए, मनुष्य तथा अन्य जीवों में खास अंतर होता है। मनुष्य तथा अन्य जीवों में खास अंतर होता है। मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति होती है, जबकि अन्य जीवों के पास नहीं होती। मनुष्य वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जबकि अन्य जीवों में नहीं। मनुष्य खेती करके जीवन यापन कर सकते हैं, जबकि अन्य जीव नहीं कर सकते। फिर है सोना जंगल में परिवेश में। फिर सोना जंगल के परिवेश से शिकारी लोग उठा लाए। सोना के छोटे बच्चे को अधिक प्रिय थे। सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय इसलिए थे क्योंकि उनके पास साथ खेलने का अधिक अवकाश मिलता था। अब फिर है लेखिका ने पालतू पशु दिया। लेखिका ने अन्य पालतू पशु भी एक बिल्ली, गोधूली, कुतिया, फ्लोरा, हेमंत, ये सब थे, शामिल हो गए थे। संग में सोना भी थी। लेखिका ने फिर चौथा है लेखिका ने, उसका आंसर, लेखिका ने हिरण न पालने का निश्चय कर लिया था, लेकिन एक परिचित महिला सुष्मिता के आग्रह पर उसने हिरण पाल लिया। सुष्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरण देना चाहती थी जो उसकी भली भांति देखभाल कर सके। लेखिका इस कार्य में अनुभवी थी। फ्लोरा के संरक्षण में पाँचवें का आंसर, फ्लोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को सुरक्षित मानती थी और वह सोना को अपने जैसा जानकर शायद उस पर विश्वास करती थी। भाषा की बात है, ग्रीष्मकाल में इसमें है, तो इसमें दिए हुए हैं जैसे शैशवावस्था, तो शैशव धन अवस्था, मध्यावकाश मध्य धन अवकाश, छात्रावास छात्र धन अवकाश और शीत धन अवकाश। फिर है समास है मृग समूह, मृगों का समूह, तत्पुरुष समास। हाथ मुँह, इसमें और छिपा हुआ है, हाथ और मुँह द्वंद्व समास। उतार चढ़ाव, उतार और चढ़ाव द्वंद्व समास। व्यथा कथा, व्यथा की कथा, तत्पुरुष समास। फिर है कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय बन गया। इसी तरह जोड़ना है, जैसे अनुशासन में जोड़ेंगे अनुशासन प्रिय, जन प्रिय, लोकप्रिय, न्याय प्रिय, सत्य प्रिय। फिर है आपका प्रति एक प्रत्यय, प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार हो गया। उपरिधन उक्त, उपर्युक्त हो गया। अतिधन आचार, अत्याचार हो गया। इतिधन इत्यादि। तो ये आप लोगों को आज 2 कहानियाँ बता दी हैं, टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय। इन दोनों कहानियों को आप लोग अब कर लीजिएगा बच्चों। आप लोगों को अब ये 15 तारीख हो गई है, 15 तारीख के बाद आप लोगों की 15 दिन के लिए ऑनलाइन क्लासें जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी। 15 दिन के बाद फिर आप लोगों को 1 जुलाई से अगर कॉलेज खुल जाएगा तो आप लोगों को जो है पढ़ाया जाएगा। कॉलेज खुलने पे कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, नहीं तो 1 तारीख से फिर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की जाएंगी। तो ये जितना आप लोगों को बच्चों बताया गया है या पढ़ाया गया है, ये सब आप लोगों की कॉपी में होना चाहिए। इसमें आप लोगों को ये जो कहानियाँ बताई हैं महान व्यक्तित्व की, ये सारी कहानियों को आप लोग सुलेख के रूप में आपको प्रतिदिन बताते हैं कि सुलेख के रूप में इसको लिखा करिए और लिख करके व्हाट्सएप पर डालिए, देखें आप लोग कैसा लिख रही हैं। और हिंदी भी आपका करीब पूरा करवा चुके हैं, क्वेश्चन आंसर हो गया है। अनिवार्य संस्कृत आप लोगों की करवा दिए हैं और आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं निबंध लिखने के लिए। तो निबंध में आप लोग लिखेंगे 1-2 निबंध आप लोगों को देते हैं। एक तो लिखिएगा गर्मी की छुट्टी के ऊपर
और एक लिखिएगा आप लोग मेरा प्रिय कवि। इन 2 निबंधों को आप लोग लिखिएगा। और ये जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है हिंदी में, ये सारा काम कर लीजिएगा बच्चों। बार बार एक ही बात को आप लोगों से रोज़ कहनी पड़ती है, लेकिन कभी आप लोगों ने कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा हो या जो नहीं समझ में आया उसको पूछा हो। आप लोग पढ़ाया हुआ देखती हैं कि नहीं देखती हैं, कोई रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं रहता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैडम लोग आप लोगों की पढ़ा रही हैं, मैडम हैं, सर हैं, सभी लोग आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि कोई रिस्पॉन्स मिल रहा हो। तो मन लगा करके अपनी पढ़ाई करिए और कॉलेज खुलने पर फिर केवल रिवीजन और टेस्ट आप लोगों का यही होगा। और अच्छे से जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत अच्छी तरह आप लोग याद कर लीजिए बच्चों। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।